आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा। कहाँ के वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधा कहाँ से आ गए, बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पीएम केयर्स फंड देशवासियों के लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। आरटीआई से उसकी सूचना मांगी नहीं जा सकती, सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसका ऑडिट कर नहीं सकते, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां उसका अकाउंट है दिल्ली में, वो जानकारी देने से मना कर देती है कि ये निजी जानकारी है। वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, सरकार जानकारी देना नहीं चाहती। संसद में जब इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है विपक्ष, तो संसद में सड़क छाप, अमर्यादित, संसद की गर्मा को तार तार करने वाली भाषा बोली जाती है। संसद में क्या हुआ ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन संसद में जिस तरह की बहस हुई उससे एक बात समझ में आती है कि वर्तमान यानी कि मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इस परिवार के किसी भी शख्स पर अगर आप टिप्पणी करते हैं तो आपके अंक सरकार और पार्टी में शायद ज़्यादा बढ़ जाते हों। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने, वही वाले अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को जो इस तरीके के बयान देते थे, वो इस सरकार में वित्त राज्य मंत्री की हैसियत से संसद में बोल रहे थे, लेकिन भाषा उनकी वही सड़क छाप जैसी। बाद में जब कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी उनका जवाब देने के लिए उठे तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने भी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया। दोनों ही की ही भाषा को नेशनल जनमत ठीक नहीं ठहराता है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा भाषा नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा पीएम केयर्स फंड है कि आखिर उसकी जानकारी देशवासियों को क्यों नहीं दी जा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने संसद के अंदर सवाल किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह निजी व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स के दान को छुपाने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल उन्होंने सरकार पर दागा कि जब चीन से इतना गतिरोध चल रहा है तो चीनी बैंकों से ऋण क्यों लिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि 38 पीएसयूज द्वारा 2100 करोड़ का दान लिया गया है, इसलिए इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में केवल जनता का दान लिया जाता था, उसमें पीएसयूज को दान देने का अधिकार नहीं मिला था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि टिकटॉक जैसी चीनी कंपनी और अन्य चीनी कंपनियों से कितना फंड लिया गया है। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने संसद में जो बयान दिया वो सुन लीजिए। मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है। आपने सेक्शन 12 में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। हमने यहां पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले। यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर इसके ऊपर। इस बयान को सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि अपने पिता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की कृपा से राजनीति में आए अनुराग ठाकुर को शायद इस बात का आभास ही नहीं था कि वो बयान क्या दे रहे थे। वो जितना सवाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के कारण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी पर उठा रहे थे, उतना ही सवाल 7 साल प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी पर भी उठा रहे थे। इसलिए क्योंकि जो सवाल वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर उठा रहे थे उसके दायरे में न सिर्फ उन्हीं की पार्टी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, बल्कि चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई जैसे तमाम सारे गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री भी आते हैं। अगर अभी तक बने 19 प्रधानमंत्रियों में से देखें तो 9 बार पीएम गैर कांग्रेसी बने, उनको भी आप सवालों और संदेह के घेरे में खड़े कर रहे थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कुछ झोल झाल है तो सरकार वर्तमान में आपकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी थी तो उनको ठीक कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की जब वेबसाइट पर आप जाते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उसका पता प्रधानमंत्री कार्यालय है, ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर का एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा जब वेबसाइट के और अंदर आप जानकारी जुटाने जाते हैं तो क्वेश्चनायर के फॉर्म में कुछ डिटेल मिलती है। जैसे पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राहत कोष का प्रमुख कौन है, उसका जवाब गौर से सुन लीजिएगा अनुराग ठाकुर साहब, पढ़ भी लीजिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रमुख होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो भी इस कोष के प्रमुख हैं। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री राहत कोष का संचालन कैसे किया जाता है? इसका उत्तर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन अवैतनिक आधार पर होता है। प्रधानमंत्री के एक संयुक्त सचिव इस कोष के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अवैतनिक आधार पर निदेशक स्तर के एक अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा इसमें नीचे पूरी डिटेल दी गई है 10 वर्ष की, कितना पैसा जमा हुआ, कितना किस मद में निकाला गया, पूरी जानकारी के साथ लिखा हुआ है। मतलब कि अनुराग ठाकुर को इतनी सामान्य सी जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस का नहीं है, देश का है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की। उसकी भी वेबसाइट पर हम गए तो अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिलती थी कि कितना पैसा अभी तक जमा हुआ है, लेकिन अब सबसे नीचे डिटेल में अगर आप जाते हैं तो एक जानकारी दी गई है कि 31 मार्च तक 3076 करोड़ रुपए आया है। 9 सितंबर 2020 को सार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर अकाउंटेंट्स की मोहर लगी हुई है। मतलब कि ये बताने की कोशिश की जा रही है निजी चार्टर अकाउंटेंट्स फर्म द्वारा इसका ऑडिट कराया गया है। पहले की सरकारें तो आपके हिसाब से बेईमान थीं, तो आप तो ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं, तो आप प्राइवेट चार्टर अकाउंटेंट से इसका ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? देश में सीएजी जैसी संस्था उपलब्ध है, संवैधानिक ऑडिट की व्यवस्था उपलब्ध है। आप देशवासियों को पारदर्शिता के साथ आरटीआई के हवाले से क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि कितना पैसा आया और कितना कहां चला गया? जैसे आपने मुंह शांत करने के लिए 31 मार्च तक के तो पैसे बता दिए, लेकिन उसके बाद 7 महीने और बीत गए। एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस समय तकरीबन 9,677 करोड़ रुपए उसमें आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की वेबसाइट पर एक एक डिटेल उपलब्ध है, उस तरह की डिटेल आप देना नहीं चाहते और अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से ज़्यादा ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसमें अब इतनी जानकारी उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो फिर से वही सवाल बनता है कि अगर वास्तव में ये ट्रस्ट और पीएम केयर्स में आया हुआ पैसा देशवासियों का पैसा है, देशवासियों के लिए है, तो इसमें इतनी पारदर्शिता का अभाव क्यों है? जब लोकसभा के अंदर ये सवाल पूछे गए तो जवाब में प्रतिक्रिया आपने देखी अनुराग ठाकुर की। यही भारतीय जनता पार्टी का अब ट्रेंड हो गया है। जहां वो फंसते हुए दिखते हैं वहीं पर विपक्ष पर हमलावर हो जाते हैं, और विपक्ष में भी खास तौर पर ऐसे लोगों पर जो अब इस दुनिया में जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। जब आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की वेबसाइट की शुरुआती लाइन पढ़ते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि आखिर मोदी सरकार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इतनी तकलीफ क्यों थी। उसकी शुरुआती लाइन, पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से यही तकलीफ रही होगी कि उनके ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का नाम तो उसमें आ नहीं रहा था, तो एक अलग से निजी टाइप के फंड की व्यवस्था उन्होंने कर ली। इस फंड को निजी क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए, क्योंकि वो अनुराग ठाकुर के बयान से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे डाला। सर, हमारे रिकॉर्ड अब बात निकाल करके देखिए, एक भी कोई बात ऐसा हुआ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेंटेरियन, एक लफ्ज अब दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़ी अच्छी ढंग से जवाब भी देते थे। हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारी बात, बड़ी अच्छी
लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। सर बीच में वो कहाँ के वो हिमाचल के वो छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था सर? आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फार्म से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं? हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी वो जब दुनिया में नहीं आए उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो अपमान किसको करना चाहते हैं? सर दूसरा बात सर, ये लोग आपका चेयर की गरिमा को, आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं सर। आपका चेयर की गरिमा, आपको चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फट जाए। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है। राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। अब जवाब इस बात का कि मैं इस फंड को निजी फंड क्यों कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकारी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी बैंक है वही कह रही है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आपकी शाखा में जमा है, तो उसने आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि आरटीआई की धारा 8(1) का जे कहता है कि अगर कोई ऐसी सूचना है जो कि निजी है और जिसके खुलासे को जनहित से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी जानकारी देने से किसी की निजता में दखल देना होता है। तो इस तरह की सूचना देने की भी मनाही है। एसबीआई की भाषा आपने सुन ली कि ऐसी कोई सूचना जो निजी है, जिसका जनहित से कोई संबंध नहीं है, तो क्या पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फंड है? क्या उसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि जनता के हित के लिए और कोविड की महामारी को देखते हुए हमने ये फंड बनाया है। तो फिर उसकी जानकारी देने से एसबीआई मना क्यों कर रही है? पीएमओ में जब आरटीआई डाली जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो भी इस जानकारी को देने से मना कर देते हैं। संसद के पटल पर इसकी रिपोर्ट रखी नहीं जाती है, सीएजी से ऑडिट करवाया नहीं जाता है, वेबसाइट पर खुलकर जानकारी नहीं दी जाती है। ऑडिट जब करवाया जाता है तो एक निजी चार्टर अकाउंटेंट्स फर्म से करवाया जाता है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे सरकार की पारदर्शिता पर भी, सरकार की नीयत पर भी, कि कहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो आलीशान अपने कार्यालय बनवा रही है, विभिन्न प्रदेशों में सरकार गिराने के लिए विधायकों की जो खरीद फरोख्त हो रही है, उनका पैसा कहीं यहीं से तो नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार को जवाब देना ही चाहिए जनता को कि आखिर किस मद में पैसा आया है, विदेश से कितना पैसा आया है, चाइनीज कंपनियों से कितना पैसा आया है और किस मद में पैसा खर्च किया गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता से ही इस तरह के मुद्दे जनता के बीच पहुंच पाएंगे। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है